Apollo HMSI. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर दोस्तों पूछता है भारत आज कि एक तरफ अगर हुई तुष्टीकरण तो वही लोग भूल गए जो तुष्टीकरण करते हैं कि जितनी तुम तुष्टीकरण करोगे उतनी ही एक तरफ एकत्रीकरण होगा, कंसोलिडेशन होगा। जितनी आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स करोगे, जितनी आप मुस्लिम अपीजमेंट करोगे, उतनी ही हिंदू कंसोलिडेशन होगी। दोस्तों, जितनी आप तोड़ोगे उतनी ही हम जोड़ेंगे। यह बड़ी बात है दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि कल से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि आंकड़े समझे कांग्रेस पार्टी, सच्चाई समझे। जितनी मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन हुई है कांग्रेस पार्टी के पीछे, आज 72% मुस्लिम वोट कांग्रेस और कांग्रेस प्लस के साथ है। पिछले साल सिर्फ 50% थी। यानी कि पूरी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बातचीत हुई है, इसका एक रिजल्ट यह हुआ है कि पूरी की पूरी मुस्लिम वोट इंडिया अलायंस और कांग्रेस प्लस के साथ चली गई है। 24 घंटे पहले देश ने आम चुनाव के एग्जिट पोल देखे, हमने भी दिखाए 2 एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल स्क्रीन पर है। एग्जिट पोल के आंकड़े देखे तो बहुत ही मजबूत मोदी सरकार बन रही है। और वाड्रा कांग्रेस इसे मोदी पोल कितना भी कहे, लेकिन 38 घंटे बाद नतीजे देश के सामने होंगे। तब भी वाड्रा कांग्रेस क्या मोदी रिजल्ट इसे बताएगी? दोस्तों देखिए, इलेक्शन लोगों के बीच में लड़े जाते हैं, यूट्यूब पर नहीं। ये यूट्यूबर ने बर्बाद कर दिया कांग्रेस पार्टी को, खत्म कर दिया। यूट्यूब का नंबर दिखाने से क्या देश का नंबर बदलेगा? राहुल गांधी को मैं आज डायरेक्ट बोलना चाहता हूं कि 2 दशक तक आप राजनीति में हैं और आज सिचुएशन ऐसी है कि आप यूट्यूब में लड़ रहे हैं, लेकिन देश की जनता को अभी तक आप समझ नहीं पाए। अरे राहुल बाबा, देश की जनता ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से प्रभावित नहीं होती। अगर वाड्रा कांग्रेस देश के मूड को समझती तो यूट्यूब के नंबर नहीं दिखती। सवाल है दोस्तों, क्या इंडी गठबंधन यूट्यूब में सीमित हो गया है, यूट्यूब में चुनाव लड़ रहा है? यह क्या सिचुएशन है? कहते हैं हमें व्यूज, हिट्स और लाइक्स मिल रहे हैं। अरे राहुल गांधी, आपको वोटों की जरूरत है, सब्सक्राइबर्स की नहीं। दोस्तों, आंकड़े समझे, पूरी की पूरी मुस्लिम वोट कांग्रेस और कांग्रेस प्लस के पास जा चुकी है। तो सवाल आप पूछेंगे कि अगर इतने मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जा चुकी है तो वो जीत क्यों नहीं रहे? कई जगह हैं, जैसे केरल है दोस्तों, 50 से 72% वोट बढ़ गई। पूरी वोट लेफ्ट से कांग्रेस की तरफ चली गई, मुस्लिम वोट, और कांग्रेस पार्टी जीत रही है क्योंकि वहां पे मुस्लिम वोट ज्यादा है। वहां पे 26-27% मुस्लिम वोट है। मगर सब जगह ये नहीं होता। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। आप राजस्थान में देखिए, राजस्थान में भी कांग्रेस की तरह, केरल की तरह 50 से 72% हो गई मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ। कुछ फायदा नहीं हुआ। कारण यह है क्योंकि राजस्थान में सिर्फ 9% मुस्लिम वोटर है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं केरल जैसे स्टेट में फायदा होता है, मगर राजस्थान जैसे स्टेट में जहां हिंदू ज्यादा है, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में,
मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तराखंड में, जिसको कहा जाता है हिंदी हिंदू हार्टलैंड ऑफ इंडिया, यहां पे जितने ही मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जाए कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि हिंदू वोट एकत्रीकरण हो चुका है इस चुनाव में। यह सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात 2024 के आम चुनाव की, और मैं डंके की चोट पर इसे कह रहा हूं, परसों भी कहूंगा, रिजल्ट आ जाए, सबसे बड़ी हेडलाइन यही है कि 2024 में हिंदू वोट कंसोलिडेशन, जो अब तक कभी हुआ नहीं है भारत में, हिंदू वोट एकत्रीकरण जो कभी इतने बड़े स्तर पर कभी नहीं हुआ है, 2024 में हुआ है। यह सबसे बड़ी हेडलाइन है 2024 के चुनावों के बारे में, और यही कारण है कि बीजेपी इस बार 360 से 380 के प्रोजेक्शन पर खड़ी है एनडीए। इसी बात पर आज शुरू करते हैं दोस्तों आज का कार्यक्रम पूछता है भारत। कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, और एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए ऐसा ही दिखता नजर आ रहा है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप के आरोप से तिलमिला उठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी ने कांग्रेस की चोरी पकड़ ली हो। तब कांग्रेस के युवराज देश को पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। लेकिन 76 दिनों के मतदान के बाद जब एग्जिट पोल आया तो कांग्रेस की कलई खुल गई। एग्जिट पोल के आंकड़े साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण का दांव चुनाव में दबा के चला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुस्लिमों का 8% वोट मिला था, वहीं कांग्रेस को 33% वोट मिला था, जबकि अन्य को 59% मुस्लिमों का वोट मिला था। लेकिन 2024 में पी मार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 12% मुस्लिमों का वोट मिला है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 72%, जबकि अन्य के खाते में 16% मुस्लिम वोट आया है। अब देश के दलितों पर प्रहार कांग्रेस करने जा रही है, उनके हक छीनने जा रही है, और धर्म के नाम पर आरक्षण देने का काम जो हो रहा है, क्या इससे देश को बांटने का काम एक बार फिर कांग्रेस नहीं करती जा रही? अगर एग्जिट पोल की माने तो कांग्रेस अपने एजेंडे में कामयाब रही है। अपने घोषणा पत्र, अपनी नीतियों को वोट में तब्दील करने में कांग्रेस सफल रही है। और अगर एग्जिट पोल के नतीजे 4 जून को एग्जिट पोल में बदल गए तो ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप निराधार नहीं था। पूछता है भारत। अच्छा, हमारे साथ स्टूडियो में आज पहले शहजाद पूनावाला है हमारे साथ, पंकज शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में अनंत विजय जी हैं। अनंत विजय जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मुमताज़ आलम रिजवी जी हैं। नमस्कार मुमताज़ आलम रिजवी जी। सैयद जवाद जी है, बहुत ही अच्छे जो कहते हैं एंटी बीजेपी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रत्नाकर त्रिपाठी, ऐसे आपको देखा है टीवी पर, पहली बार मिल रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे बड़े भाई, गुस्सा में परसों से। अब क्या करें रत्नाकर जी, अब हार रहे तो हम क्या करें, हम क्या करें रत्नाकर जी, आप शांत हो जाइए। जो भी है उसको एक तरह से ना एक एक्सेप्ट कर लीजिए कि है, ऐसा है, हुआ जो हुआ, इसको मान लीजिए रत्नाकर जी। मैं आपको एक शेर के माध्यम से इस चीज को स्पष्ट कर देता हूं। हाँ जी बोलिए। फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, ये जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। वैसे ना मैं घुसा आपके यहाँ तो मुझे लगा कि अमित शाह जी बैठे हैं, फिर आपकी आवाज सुन के फिर मुझे याद है नहीं आप प्रभावित, पुरानी बैड जोक राहुल बाबा, आई वाज शॉक्ड। आज आपने किसको बुला लिया यहाँ? अर्नब, मैं भी एक शेर अदा कर सकता हूं? हाँ, शहजाद जी बोलिए। नहीं, शहजाद जी बोलिए, शहजाद जी आप बिल्कुल बोलिए।
अर्नब जी मेरी तरफ से भी शेर रखिए, क्योंकि शेर का उधार नहीं होना चाहिए। ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना और मीडिया को गाली देती रही। तो ये कांग्रेस की प्रवृत्ति और फितरत है, और उनके जो सपोर्ट सिस्टम है उनकी भी यही फितरत है। वो बोलेंगे देश हार गया, ईवीएम हार गया, ईसी हार गया, हिंदुइज्म हो गया, हिंदुत्व हो गया, सब कुछ हो गया, परंतु अपनी हार नहीं स्वीकारेंगे, डेटा को गाली देंगे, बेटा को बचाना है। शाहजाद भाई देखिए, हिंदुइज्म हो गया, हिंदू हो गया, वो तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। तो चीख मैंने आपका नाम ही नहीं लिया, मैंने आपका नाम नहीं लिया मिस्टर त्रिपाठी, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने आपका नाम नहीं लिया। पिछली बार जो आपने टिप्पणी मेरे पिताजी के ऊपर की है, उसके बाद मैं तो आपको डायरेक्टली एड्रेस नहीं करना चाहता। अर्नब जी, यदि आप डिबेट चलाना चाहते तो चलाइए। नहीं, एक मिनट, क्या आपने मेरे पिताजी के विषय में जो टिप्पणियां की है, उसके बाद मैं आपको एड्रेस नहीं करूंगा। आप प्लीज चलाइए अपना, आप है वहां पर, आप सम्मानित हैं, वापस ले अपना सम्मान रखिए। मैं शहजाद जी देखिए, मैं जो भी हुआ है उसके बारे में मैं नहीं जानता, मगर मैं मानता हूं कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी आपने की हो तो उस पर आप माफी मांगे, आगे नहीं। किस बात की माफी मांगू? ये व्यक्तिगत टिप्पणी मुझे लगता है नहीं। पेडिग्री बता रहा हूं तो उसमें कौन सी दिक्कत है? पेडिग्री क्या होती है? पेडिग्री क्या होती है? आप देखिए, रविशंकर प्रसाद जी भी जुड़ गए। एक मिनट शहजाद जी, पेडिग्री ये है कि मेरी पेडिग्री ये है कि मेरा बाप दादा कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। नहीं तो कौन? हाँ बोलिए ना, बोलिए। गर्व है कि मेरी पेडिग्री ये है कि मेरा बाप दादा पॉलिटिक्स में नहीं था। अरे शाहजाद जी, मेरे बाप कौन से पॉलिटिक्स में थे? वो तो मुझे पॉलिटिक्स में। हमारी पेडिग्री पे सवाल क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी पेडिग्री, नेहरू जी की पेडिग्री, इंदिरा जी की पेडिग्री, हमारी कोई पेडिग्री नहीं। हम चाय वाले की पेडिग्री से, हम रिक्शा वाले की पेडिग्री से, इसलिए हमें गाली मिलती है। अर्नब, आपने भी तो बड़े, आपके भी तो पिताजी कोई बड़े मीडिया बैरन नहीं थे, आपने भी अपने आप से शुरू किया। आपके और मेरी पेडिग्री पे सवाल उठाएंगे ये आप? देखिए लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, एक मिनट, रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे बड़े माए, बहुत दिनों से इनको जानता हूं मैं, इसको रोक के नहीं रखूंगा इनको। रविशंकर जी नमस्कार। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए। अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। रविशंकर जी, मेरी आवाज पहचानना बंद हो गया क्या? आप भूल गया हमें? रविशंकर जी, कभी कभी हिंदी में भी करता हूं प्रोग्राम जी। अर्नब जी, आपकी आवाज कैसे भूल सकता हूं? वर्षों से इस आवाज से प्रभावित होता रहा हूं। मेरी आवाज कुछ मध्यम है, क्योंकि 2 महीने 2 दिन के लगातार चुनाव प्रचार के बाद थोड़ा गले में खराश। नहीं, ठीक है, आप प्रभावित है या पीड़ित है मैं नहीं जानता, मगर रविशंकर जी ये बताइए, राहुल गांधी ने कहा कि मैं एग्जिट पोल नहीं मानता, ये मोदी पोल है, मोदी फैंटेसी पोल है, मोदी फैंटेसी पोल उन्होंने कहा। देखिए, हताशा में क्या क्या वो बोलते हैं। जब एग्जिट पोल उनके पक्ष में है तो एग्जिट पोल ठीक है, जब ईवीएम से वो हिमाचल कर्नाटक जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, जब ईवीएम से हारते हैं तो ईवीएम खराब है। तो जब आपने भी तो कभी कहा था कि कर्नाटक में उनकी अच्छी स्थिति है, अच्छी फाइट है, कई एग्जिट पोल में आया था, तो ईवीएम ठीक है, एग्जिट पोल ठीक है। देखिए, हताशा की राजनीति में राहुल गांधी कई बार ऐसी बातें बोलते हैं जो उनकी सोच को या उनकी दुर्भाग्यपूर्ण सोच को बताता है। आजकल अपने प्रेस में ये बात कहते हैं, ओ ये बीजेपी सवाल है, ये बीजेपी सवाल है। अगर ऐसी बात हम लोग भी मीडिया में प्रेस करते हैं, कभी बोलें, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ये बीजेपी वाले हैं, मतलब इस तरह से आप कहते हैं कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है। मैं इस सोच के खिलाफ हूं, और उस सोच का कारण यही है कि मुझे हिंदुस्तान पर राज करने का अधिकार है, इंटाइटलमेंट। तो चलिए वो बात 4 को करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने देखा है, उन्होंने स्वयं जनाब रमेश ने भी कहा है, इस बार के सारे एग्जिट पोल में एक समानता है, करीब करीब सभी एक ही संख्या पर पहुंच रहे हैं। और अर्नब, मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, उनकी शुचिता, उनकी ईमानदारी, इसको जब तक आप ठीक से नहीं समझेंगे तब तक आपका रिएक्शन नहीं होगा। और मैं आपके चैनल पर बताना चाहूँगा कि आपने अभी दुनिया देखी है, टोनी ब्लेयर और मार्गरेट थैचर दोनों इंग्लैंड में 3 बार जीते, लेकिन तीसरी बार उनकी संख्या कम हुई। और यहाँ आपका कॉमन प्रोजेक्शन है, जो एग्जिट नहीं एक्चुअल पोल है, कि तीसरी बार उनकी संख्या और बढ़ने वाली है। तो ये लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसको समझने की बजाय
लोग गाली पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दीजिए। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने सुशासन, शुचिता, ईमानदारी, डिलीवरी और भारत की सुरक्षा और सनातन का सम्मान, इसको लेकर जो देश के सामने एक नया आयाम जो ये बात कही आपने सनातन के सम्मान के बारे में, ये मेरे डिबेट का विषय है। मेरा दूसरा सवाल इसको लेकर है रविशंकर जी, क्या आपको लगता है तुष्टीकरण की रिस्पांस हुई है हिंदू वोट एकत्रीकरण? तुष्टीकरण के रिस्पांस में देखिए क्या हिंदू वोट की एकत्रीकरण हुई है? ये तो आपके एनालिसिस का विषय है। नहीं, मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं। ये जो तमिलनाडु में बोला गया मुख्यमंत्री के पुत्र के द्वारा और राजा के द्वारा, उसको राहुल गांधी ने ओपनली कंडेम किया क्या? बिहार के एक पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामायण के बारे में क्या क्या कहा, उसका जवाब दिया गया क्या? एक समाजवादी पार्टी के सहयोगी ने बड़ी भद्दी बात कही, उसका जवाब दिया गया क्या? और इन्होंने कहा मुझे शक्ति से लड़ना है, उनके शब्द थे ना, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं जी। तो ये आप ना सनातन समझते हैं, ना हिंदुत्व समझते हैं, ना हिंदू चिंतन समझते हैं, आप चुनावी हिंदू बनते हैं। तो ठीक है, हम लोग भी बड़े विनम्रता से कहेंगे सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातन एक आदि संस्कृति है, भारत की नींव है, भारत का आधार है। हमें गर्व है कि हम सनातन संस्कार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें है सर्वधर्म संभाव। यही तो सनातन है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ऋग्वेद यही तो कहता है। अब उसको भी आप नहीं समझ करके उसके बारे में क्या क्या कहते हैं तो छोड़ दीजिए जी। तो हाँ, इस बार मैंने भी देखा लोगों में एक एंगर है, ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? नहीं, वो तो है। और देखिए, इस सोच का बस एक बात मुझे कहने दीजिए कि आपको निमंत्रण के बावजूद आप प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते, और एक अंसारी साहब जेल में मरते हैं तो गाजीपुर जा करके आप मातमपुरसी करते हैं। यही वो सोच है जी। इस सोच को समझना पड़ेगा, और देश इस सोच को लाइक नहीं करता। बिल्कुल नहीं। रविशंकर जी, 4 तारीख को आपसे फिर बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी हमसे जुड़ने के लिए। वापस डिबेट पे जा रहा हूं। अनंत जी, आपको क्या लगता है इस बार हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुई है क्या? आप जब एकत्रीकरण कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि हम थोड़ी देर बाद कंसोलिडेशन कहेंगे जी। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से हिंदू वोटों को एक अपना वोट बैंक नहीं कहूंगा, वो गवर्नेंस और उनके विकास और समानता के सिद्धांत पर हिंदुओं को, ये उनके अंदर का जो एस्पिरेशन था, और वो बार बार ये देखते थे कि लेफ्ट के लोग इस तरह से हिंदू धर्म प्रतीकों का अपमान करते हैं। फिल्मों में ये होता था, एकेडमिक जगत में ये होता था। नरेंद्र मोदी ने इंडिया के इस साइकी को बहुत गहराई से और महीन से पकड़ा, और उसको पकड़ के उन्होंने अपनी राजनीति कढ़ाई। और जो नंबर वाले करते थे, जो कहते थे जैसे सैयद जवाद जी, मुमताज़ आलम रिजवी जी, की हमको भारत को जीतने के लिए मुस्लिम वोट के साथ दलित, ओबीसी, एससी, एसटी हम जोड़ दे तो हमने जीत ली। सनातन को तोड़ दो और मुसलमानों के साथ जोड़ दो, और फिर ये टूटी हुई हिंदू वोट को मुस्लिम वोट के साथ एक साथ करके हम भारत को जीत लेंगे। मुझे तो ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि एससी, एसटी, दलित वोट भी बीजेपी के साथ ही है इस बार। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये तो आप अर्नब जी अपना बता रहे थे प्रेडिक्शन कि हिंदू वोट बैंक जो है वो एकत्रित हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने करा। ये एक अच्छी बात हुई कि मुसलमान अब वोट बैंक नहीं रह गया, ये बहुत अच्छी बात हुई। मुस्लिम तो वैसे भी बीजेपी के वोटर नहीं थे। ये जो मास्टर स्ट्रोक मारने की अभी बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस रविशंकर प्रसाद साहब के कैसे चुनाव लड़ा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल पे वोट ही नहीं मांगा कि हम अग्निवीर जैसी योजना ला करके मैंने मास्टर स्ट्रोक मार दिया तो मुझको वोट दो। देश के अंदर मैंने बेरोजगारी खत्म कर दी, कोई है नहीं बेरोजगार, सरकारी गाड़ी घूम रही है, कोई भी बेरोजगार मिलेगा उसको पकड़ कर नौकरी। फिर भी आप कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे? उसके बाद सुन ले, फिर भी आप कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे? मुकम्मल तो होने मैं मुकम्मल हो। एक बात सुनिए, एक बार मेरी बात रिजू जी। पूरी की पूरी कांग्रेस, मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ चली गई। राजस्थान में 70% से ज्यादा, आसाम में इस बार 75% मुस्लिम वोट कांग्रेस प्लस के साथ है। कर्नाटक में 83% मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ है। मध्य प्रदेश में 81% मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी के साथ है। और आप कह रहे हैं आप वोट बैंक नहीं है।
आप तो पूरी तरह से एक लगा है। मुस्लिम वोट ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने सोचा है कि हमको एक पार्टी के लिए वोट करना है, 10 पार्टियों के लिए नहीं। एक पार्टी के पीछे खड़े हो जाएंगे तो जीत जाएंगे। वो तो हुआ नहीं ना। नहीं, कंसोलिडेशन तो देखिए 81, 73, 74 हमारे एग्जिट पोल्स हैं। नहीं एग्जिट, हमारे पास नंबर्स हैं, हमने एनालिसिस की है और पिछले इलेक्शन कमीशन के डेटा के साथ हमने कंपेयर किया। रत्नाकर जी, इलेक्शन कमीशन के डेटा में मुस्लिम आपको मैं कह रहा हूं जितने हमारे पोल्स, एग्जिट पोल्स है, उसमें हमने दलित, SC, ST, OBC, जेंडर क्लासिफिकेशन की है और उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि इस बार उसके बाद आप एक मिनट हाँ बोलिए। बाद आपने की है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं किया है इस बात। आप तो नहीं मानेंगे ना 4 तारीख तक। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं आप देखिए रत्नाकर जी, मैं इनसे पूछ रहा हूं जवाब इनकी बात देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या फायदा होगा मुस्लिम वोट का कि सारी मुस्लिम इंस्टेड ऑफ इश्यूज एक पार्टी के पीछे खड़ी हो जाए, कि बीजेपी को हराना ज्यादा जरूरी है। देखिए अगर मुस्लिम समाज माने कि बीजेपी को हराना ज्यादा जरूरी है तो फिर कहीं पे विकास की बात तो सेकंड प्रायोरिटी हो गई ना जी। पहली बात तो ये कि मैं काफ़ी दिनों से ये बात चैनलों पे कह रहा हूँ कि मुल्क का मुसलमान जो है, देश का मुसलमान, वो अपोजिशन नहीं है, वो विपक्ष नहीं है। उसको विपक्ष की तरह ट्रीट न किया जाए। और माफ़ कीजिएगा कि किसने की है, किसने की है? नहीं, आप लोग करते हैं इसके आप लोग मतलब जो अपोजिशन पार्टियां आप लोग कौन? आप लोग यानी कि कौन? बार बार कि सारा मुसलमान जो है अपोजिशन के साथ है, सारा मुसलमान कांग्रेस के साथ है, इसलिए कि कांग्रेस ने बहुत कुछ कर दिया मुसलमानों के साथ। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या कर दिया मुसलमानों के साथ? कौन सा अपीजमेंट है आप बताइए। करने की बात तो कर रहे हैं ना, करने की बात तो कर रहे हैं ना। एक मिनट अर्नब जी, नहीं करने की बात कर रहे हैं कि नहीं? जज जी करने की बात कर रहे हैं कि नहीं? आप मुझे बोलिए, क्या आप संतुष्ट हैं इस बात से कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो कहती है कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? एक मिनट, आप मानते हैं इसको? अच्छी बात है। मैनिफेस्टो में मुस्लिम वर्ड है, माइनॉरिटी वर्ड है। माइनॉरिटी वर्ड में क्या सिख नहीं आते, बौद्ध नहीं आते, पारसी नहीं आते? अरे माइनॉरिटी वोट है कि नहीं है? आप अर्नब जी देखिए डॉक्टर, आप वही 10 सेकंड लूंगा सर, आप ही बोलिएगा। अब हर चीज पर घुमाने की कोशिश और अनंत विजय जी दोनों वही चीज पिक करते हैं। मैंने पहले कहा था ना, यू फाउंड व्हाट यू वांटेड टू फाइंड। व्हाट डिड आई वांट टू फाइंड? क्या बात बोल रहे हैं? कैसी बात बोल रहे हैं? हर बार ये कैसी बात? आप मुस्लिम बोलते हैं, मैं कह रहा हूं। अच्छा सर, वोट जिहाद की बात किसने की? वोट जिहाद की बात किसने की? मारिया आलम खान किस पार्टी का समर्थक थे? मारिया आलम खान किसके लिए बोल रही थी? वोट जिहाद की बात किसने की? आप खड़े हो के आपने उस समय क्यों नहीं कहा हम वोट जिहाद के बारे में बोलने वालों के साथ नहीं है? आपने क्यों नहीं कहा? नहीं, बहुत रत्नाकर जी ने, आनंद विजय जी, ये असंभव है। आप एक तरफा डिबेट कर रहे हैं। आप बोलिए आज कि आपने जिन लोगों ने वोट जिहाद के बारे में बात की, फर्रुखाबाद के समाजवादी पार्टी के रैली में, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने क्या कहा? देखिए आपको जवाब देना पड़ेगा। दीजिए जवाब। बोलिए। नहीं, दीजिए जवाब। दे तो रहा हूं। शहजाद भी है, शहजाद को लाइए। नहीं, मैं शहजाद से डिबेट नहीं। क्यों नहीं करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे शहजाद से डिबेट? अरे आप नहीं करूंगा। ये क्यों नहीं करेंगे? नहीं करूंगा सर। ये क्या बात है? मैं आपसे कर रहा हूं ना। एक वो सुनेंगे इनकी बात। लीजिए, अभी आप हमसे अच्छा बोलिए। अच्छा बोल देना, बैठा है, बोलिए। हाँ बोलिए। जिहाद शब्द पे इसलिए परेशान है क्योंकि उर्दू मैं परेशान नहीं हूं। इतनी देर से आप सिर्फ बैठ के मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। अरे कोई कह रहा है जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो। अरे चुनाव के समय में जिहाद करिए, चुनाव के समय में जिहाद क्यों करिए? पास अ प्रपोजल। चुनाव के समय में जिहाद की बात क्यों? महासागर में आप नहीं फेंक सकते, इसलिए अरब महासागर में फेंक। देखिए ये सब बातें मत। जब आप शहजाद जी को बोलने दो, उसके बाद आ रहा हूं। शहजाद जी, मैं नहीं बोल रहा। शहजाद जी आप सुन लीजिए उनकी बात। नहीं, मैं उनकी बात नहीं। आपको सुनना पड़ेगा, आप डिबेट ना करें, सुन लें। समस्या ये है अर्नब, अरे अर्नब छोड़िए ना, उनसे थोड़ी फर्क पड़ता है। जनता मेरी बात सुन रही है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। मेरी पेडिग्री नहीं है कि मैं किसी और के सामने बोलूँ। छोड़ दीजिए, मुझे तो जनता को एड्रेस करना है। रिपब्लिक जनता देख रही है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे एड्रेस करने दीजिए। देखिए ऐसा है अर्नब जी, समस्या ये है कि मुस्लिम वोट बैंक की दुकानदारी करने वालों की हैसियत नहीं बची कि अब वो वीटो पावर लेकर घूमे। ये हुआ है और इसीलिए इनको दर्द है। ये वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए अनाप शनाप कुछ भी बोल दे, पर इनकी दुकानदारी की हैसियत बंद हो चुकी है कि अब ये किसी चुनाव में वीटो लेकर नहीं घूम सकते। क्योंकि जब इन्होंने कहा कि पूरा मुस्लिम आरक्षण दे देंगे, जब उन्होंने SC, ST, OBC के कोटे से काट कर मुसलमानों को आरक्षण दिया, कर्नाटका में दिया, बंगाल में दिया, तेलंगाना में दिया, आंध्र में दिया, तो इस प्रकार से लोगों का कंसोलिडेशन हुआ है और ये असंवैधानिक है। धार्मिक आधार पर आरक्षण देना ठीक है क्या? एक बार
पूछे इनसे कि मुस्लिम आरक्षण देने की बात जो करता है चैलेंज जारी है आपको संविधान के खिलाफ। शहजाद जी, एएमयू से क्यों काट दिया SC ST OBC का आरक्षण, जामिया से क्यों काट दिया? मैं तो आपके ऊपर आरोप लगाता हूं कि आप लोग जाति जिहादी लोग हैं, आप लोग सच्चे जाति जिहादी लोग हैं। बगैर जात के, बगैर आपको धर्म के, राजनीति के चेहरे में सुकून नहीं आता। अब देखिए अर्नब जी, अगर लोग अर्नब जी नोट कीजिए, अब हिंदू आलम रिजवी है उनका नाम जवाब के द्वारा, लेकिन आप मैं घोर आपत्ति करता हूं, मैं घोर आपत्ति करता हूं कि हिंदू समाज को जिहाद से जोड़ा जा रहा है। अर्नब डिबेट अपनी तरफ, हिंदू समाज के लोग को जिहादी बोल रहा है। अभी इनकी बात सुनिए रिजवी जी, अभी उल्टी बात सुनिए, जिहादी लोग हैं, अभी उल्टी बात सुनिए। एक मिनट रिजवी जी, एक मिनट जी, रिजवी जी फिर जवाब जी। रिजवी जी एक मिनट, शहजाद पूनावाला जवाब देंगे, जवाब जी उसके बाद रिप्लाई करेंगे। थोड़ा मैं चाहता हूं थोड़ी डिसिप्लिन बन जाए। हाँ शहजाद जी थोड़ी डिसिप्लिन बन जाए, बहुत ज्यादा लोग आज प्रोग्राम देख रहे हैं। एक ही सवाल है, हाँ मेरा केवल एक ही सवाल है। पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने ओबीसी का आरक्षण छीनकर, गरीब ओबीसी से छीनकर सैयद पता नहीं किन किन मुसलमानों को दे दिया जिनका कोई अधिकार नहीं बनता था। वो संविधान के खिलाफ था और हाई कोर्ट ने बोला। क्या हाई कोर्ट सांप्रदायिक है? और जब अगर नरेंद्र मोदी जी ये बात बोले तो उनको किस प्रकार की गालियां बकी जा रही है? क्योंकि उन्होंने ओबीसी के लिए बात रखी, क्योंकि उन्होंने SC ST समाज के लिए बात रखी। और आज तक सैयद जवाद ने कभी पसमानदा के लिए बात उठाई है क्या? सैयद जवाद ने सैयद होने के बावजूद वो है तो उनको सारे चीजें मिल गई, पर 85% पसमानदा के लिए नहीं बोला उन्होंने। अरे आप तो बड़े रहनुमा बन रहे थे, मास्टर स्ट्रोक वाले लोग हैं आप लोग। कितने महाराष्ट्र में कितने मुसलमानों को कांग्रेस ने दिया, हरियाणा में कितने को दिया, गुजरात में कितने को दिया, झारखंड में कितने को दिया, राजस्थान में कितने को दिया? बताइए मुसलमानों को कांग्रेस ने कितने टिकट दे दिए भाई? महाराष्ट्र में कितने दिए, राजस्थान में कितने दिए, हरियाणा में कितने दिए? आपको तो रत्नाकर जी बोले कितने दिए? एक मिनट, नहीं तोल मोल के बोल नहीं है, मेरी बात सुनिए जवाद जी। मैं कहता हूं आज खुलकर की कांग्रेस पार्टी को बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि जीवन में ऐसा होता है अनंत जी, आदमी जो एक टारगेट लेके चले, अगर टारगेट के तरफ बढ़ता रहे और टारगेट मिल जाए तो खुश हो जाओ ना भाई, और क्या चाहिए? आपकी टारगेट मुस्लिम वोट थी, मिल गई आपको। रत्नाकर जी आपकी टारगेट या कांग्रेस पार्टी की टारगेट मुस्लिम वोट थी, मिल गई आपको, खुश नहीं। अब क्या चाहिए आपको? और देखिए कमलनाथ ने 2018 में कहा था, जवाद साहब मैंने वो वीडियो दिखाई थी, मैंने वीडियो दिखाई थी 2018 में चुनाव हो रहे थे, कमलनाथ बैठे थे, उन्होंने कहा देखो अगर हमें 90% मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिले तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मुस्लिम समाज। और यही लोग जाके बोलते हैं आनंद वीर जी, ओ धर्म की बात मत करो, गलत बात है। अरे उनके सिटिंग मिनिस्टर है जमीर अहमद, पैर पे गिर गए थे। कौन? वही कमलनाथ की बात आप कर रहे हैं क्या? कौन? किसके पैर में गिर गए थे? बागेश्वर धाम के। क्या बुरा क्या है उसमें? नहीं बुरा तो, क्या? नहीं तो वही है। बुरा क्या है? नहीं उन्हीं को चाहिए था क्या 90? कोई भी गिरेगा? नहीं उन्हीं को 90। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में कोई धर्म गुरु के सामने हम रहे तो धर्म गुरु बुजुर्ग उनके साथ, नहीं ये क्या बात है? एक मिनट, नहीं मैं ये कह रहा हूँ इस तरीके देखिए ऐसा है, बार बार जैसे अभी शहजाद पूनावाला जी ने कहा, आपने कहा मुसलमानों को वोट चाहिए, भाई ऐसा है मुसलमान सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमान किसी को नहीं चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए। अभी आप देखिए 40 सीटें, आनंद जी 16 सीटें दी। जवाद जी सनातन का मतलब होता है सतत चलने वाला। अच्छा मेरी धर्म तो कुछ और है। अरे आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, आप जवाद जी, रिजवी जी मत करिए ना। बोलिए रिजवी, कहीं से नहीं कर पाएंगे ऑथेंटिकेट। मुसलमान न PM बनने जा रहा है देश में, मुसलमान न कहीं CM बनने जा रहा है, और मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमान तो अब इस लायक भी नहीं रहा कि मोदी कैबिनेट में वो मंत्री भी रहे। इसके बावजूद अपीसमेंट। अरे कांग्रेस ने जो 40 सीट देती थी, 16 सीटों पर सिर्फ मुसलमानों को लड़ाया, 48 सीटें महाराष्ट्र में थी, एक भी सीट मुसलमान को नहीं दी कि उम्मीदवार नहीं बनाया। इसके बावजूद अपीसमेंट, कौन सा अपीसमेंट? दलितों से बदतर। एक मिनट, ये अनंत विजय जी कुछ कहना चाहते हैं? खड़ा किया गया है। बहुत हमारे दर्शक है, बहुत दर्शक है, कोई नहीं, बहुत दर्शक है, कह रहे लावारिस हो गया है, मुसलमान को दीवार से लगा दिया गया है, और कांग्रेस ने लीडरशिप को खत्म कर दिया। मैं इल्जाम लगाता हूं। अच्छा कांग्रेस पे आप इल्जाम लगाएंगे, कांग्रेस बताएगी, लेकिन कांग्रेस जो अपीसमेंट कर रही है वो बताता हूं आपको। 2005 में रंगनाथ मिश्र वो कमेटी बनी, सच्चर बनी है ना, बोलने तो 2006 में कौन सी कमेटी बनी? रंगनाथ की।
पूरे आजाद भारत के इतिहास में पहला मौका है जब मुसलमानों को पिछड़ा घोषित करने के लिए एक ही मुद्दे पे 2 कमीशन बना दिया सरकार ने। उसके बाद नेशनल जो इंस्टीट्यूशनल को माइनॉरिटी का दर्जा देने में 9000 माइनॉरिटी को दर्जा दे दिया गया इंस्टीट्यूशंस को पूरे इंडिया में। रिकॉर्ड पे कांग्रेस पार्टी ने दिया है 9000 इंस्टीट्यूशन को। सुन लो फायदा क्या हुआ? नुकसान हुआ, नुकसान ही तो हुआ। ओबीसी को ओबीसी दलित, अरे सर सुनो, ओबीसी दलित सबका आरक्षण समाप्त कर दिया आपने। दलितों से बदतर हो गई, ओबीसी और उसको गड़े में डाल दिया गया। यही तो आपका है। फायदा बताइए ना। मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं फायदा। अरे सुनो तो मैं फायदा बता रहा हूं, सुनो ना फायदा। 1 मिनट बता रहा हूं। फायदा ये हुआ कि जो दलितों को और ओबीसी को आरक्षण मिलता था उन संस्थानों में, वहां मुसलमानों को मिलने लगा। अरे 50% मिल रहा है। अरे 50%। भाई आप देखो क्या बात कर रहे हो। शहजाद पूनावाला डिबेट पर है दोस्तों। शहजाद पूनावाला, पंकज त्रिपाठी एक तरफ और हमारे साथ मृत्युंजय जी, मुफ्ती शमून कश्मी जी ज्वाइन कर रहे हैं। उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन हैं। सब डिबेट पर हैं। और एक मिनट ना, सबको समय देने, सबको समय दूंगा। मृत्युंजय जी एक मिनट, मृत्युंजय जी पंकज जी एक तरफ और मुफ्ती साहब और शहजाद जी एक तरफ, क्योंकि सबने बात अपनी रखी नहीं है। देखिए मृत्युंजय जी, तुष्टिकरण एक चीज़ होती है कि आप मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं। आप कहते हैं हमें 90% मुस्लिम वोट चाहिए, हम मुसलमानों को जज बनाएंगे, हम मुसलमानों के लिए करेंगे। भारत के जितने रिसोर्सेज है उस पर पहला राइट भारत की जो क्या मतलब जो संख्यकों के आप मुसलमानों का पहला राइट अधिकार बनता है भारत के रिसोर्सेज पर। ये सब बात कही, ये एक बात है। इस बार क्या हुआ मृत्युंजय जी कि इंडिया अलायंस वाले एक लेवल ऊपर ले गए। उनको लगा कि ये काफ़ी नहीं है, तो हम क्या करें? हम कहेंगे कि सनातन है डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना। पाकिस्तान डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना की तरह हमको सनातन को भी इरेडिकेट यानी कि समाप्त कर देना है। मृत्युंजय जी, आज भी चुनाव खत्म हो चुका है। मृत्युंजय जी, लाइन खोल दूंगा, आप समझ जाएंगे गुस्सा लोगों में कितना है। बहुत गुस्सा है। अरे आप अपनी ही लाइन खोलेंगे कोई ना, माई अपने का व्यूअर्स की। लाल मृत्युंजय जी, माई का लाल सनातन को खत्म नहीं कर सकता है। ये कान खोलकर सुन लीजिए, आपके जिम्मेवार चैनल पर हम बोल रहे हैं। ये कहाँ से आप लेते आए? बात हम कर रहे हैं रोजी रोजगार की, महंगाई की। हम कह रहे हैं हम बेरोजगारी से, गरीबी से, महंगाई से, भुखमरी से आज़ादी दिलाएंगे। तो आप कहते हैं पाकिस्तान, सनातन, मंदिर, मस्जिद, मीट, मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस, तो मुजरा, इस पर वोट होगा अर्नब जी। वोट होगा जो जनता के मुद्दे हैं। हमारे अरे वोट तो हो चुका मृत्युंजय जी, हो चुका। परेशान है, हिंदू हमारे वोट हो चुका, परेशान है। वोट हो चुका। आपने कभी वोट हो चुका तो वोट जनता ने, हाँ जी, वोट जनता ने दिया है बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई से आजादी के लिए। आप ये सब भ्रम में मत रहिए। 4 जून को एग्जैक्ट पोल आएगा। अभी एग्जिट पोल पर शहजाद पूनावाला जी जवाब दे रहे हैं। विरोधियों को, शहजाद पूनावाला जी जवाब दे रहे हैं आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी को। केवल एक वाक्य, अभी लड्डू केवल एक वाक्य अर्नब, केवल एक वाक्य। क्या कांग्रेस के एक वाक्य अर्नब जी, एक वाक्य केवल कहना चाहता हूं। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, कम बातों में ही, कम शब्दों में ही बात रखता हूं। केवल एक वाक्य, क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि बहुसंख्यकवाद इस देश के लिए खतरा है, हाँ या ना? और बहुसंख्यक कौन है? ये देश सेक्युलर है क्योंकि ये देश का बहुसंख्यक हिंदू है, पर कांग्रेस ने बहुसंख्यकवाद को खतरा बताया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अभी फैक्ट चेक कीजिए अर्नब जी, फैक्ट चेक कीजिए इसको। अर्नब जी फैक्ट चेक कीजिए, अर्नब जी फैक्ट चेक कीजिए। आनंद जी बैठे हैं, फैक्ट चेक करवाइए, फैक्ट चेक करवाइए। दे हैव सेड बहुसंख्यक देश के लिए खतरा है। उन्होंने बोला देश के लिए हिंदू खतरा है, अल-कायदा खतरा नहीं है। उनके लिए इंडियन मुजाहिदीन बड़ी बात कही है, बड़ी बात दोस्तों, बड़ी बात कही है। फैक्ट चेक हो जाए, फैक्ट चेक हो जाए इस वक्त, इसी समय में फैक्ट चेक करूंगा। बहुसंख्यकवाद, अरे क्या होता है भाई?
फैक्ट चेक कीजिए हमारे ये लोग तभी, अरे मृत्युंजय जी, अरे मृत्युंजय जी, अरे कोई जुमलेबाजी नहीं करते प्रोग्राम में। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इधर बैठे हुए हैं हमारे हम तो आप दोस्त, ये कह रहे हैं हम बहुसंख्यकवाद के बारे में भारत की नहीं, भारत की जनता को हम समझाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकवाद के बारे में कभी कुछ कहा क्यों नहीं जाता भाई? सिर्फ बहुसंख्यकवाद के बारे में क्यों कहा जाता है, जरा समझाइए मुझे। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मनमोहन सिंह जो थे वो अल्पसंख्यक समाज से आते थे, ये तो आप अपनी इसलिए उनके ऊपर जो है हमला करा जाता था। कहीं यही तो वजह नहीं है कि मनमोहन सिंह जैसे एक पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ये देख करके आते हैं कि वो रेनकोट मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब देहरादून से हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, ये इस बार क्या आपको लगता है कि ये मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स कुछ ज्यादा हो गई इस बार? मुफ्ती साहब। अर्नब भाई जी, मैं आपको सबसे पहले बधाई देता हूं कि आपने सच्चाई को अपने चैनल के जरिए से हमेशा उजागर किया है। मैं 1947 से और 2014 तक मुसलमानों का अपीजमेंट ही किया गया है, उन्हें खुश किया गया, उनके कल्याण के कोई काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से भयभीत करके वोट बैंक बनाया। आज मैं ये बात कह सकता हूं, मैं उत्तराखंड राज्य में मदरसा बोर्ड का एज ए सेवक होने के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने उन मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्लान बनाया है। एनसीईआरटी का कोर्स हमने पहली बार लागू किया है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, जो लोग अभी मेरे जो पैनल में मेरे साथ कह रहे थे कि देश के अंदर जो माइनॉरिटी का बजट क्यों काट लिया गया मुफ्ती शमूल कासमी साहब, ये तो बता दीजिए। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दी गई, ये तो बता दीजिए। बच्चों को पढ़ने वाली जो स्कॉलरशिप मिलती थी। मुफ्ती साहब का बात खत्म कर ले। बहुत बड़ा पाप है, आज मुसलमानों की समझ में मैं समझता हूँ आना शुरू हो गया है और आएगा। और इससे हम ये कह रहे थे और आज भी हम ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों का अगर कल्याण हुआ तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी 50 से ज्यादा इस बार बात खत्म कर ले मुफ्ती साहब, बात खत्म कर ले। बुजुर्ग व्यक्ति, सरकार की देन है क्योंकि दंगा मुक्त है पूरा भारत। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के सरकार चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब घर के अंदर पैदा हुए। आज मैं एक बात उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं, ये तो मंशाए खुदाबंदी है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, नंबर बढ़ गए आपके, वो तुज़िल्लु मन तशा, मिलेगा अब आपको बड़ा इनाम मिलेगा जल्दी। नंबर बढ़ रहा है, उसे इज्जत देता है और हुकूमत इज्जत होती है। तो आज मैं मुसलमानों से अपील करना चाह रहा हूँ, ये सरकार आपके कल्याण के लिए वचनबद्ध है। और आज हम ये बात कह सकते हैं अर्नब भाई कि आपने जिस तरह से आप मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दी गई, माइनॉरिटी का बजट क्यों काटा गया? एक मिनट, मृत्युंजय द बिग स्क्रीन, बड़े स्क्रीन पर मृत्युंजय जी और पंकज ने एक बार भी बात नहीं की है। एक मिनट रुक जाइए। पंकज कुछ कहना चाहते हैं। पंकज, उसके बाद शहजाद पुनावाला। पंकज, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अल्पसंख्यकवाद है वो भी खतरा है और बहुसंख्यकवाद भी खतरा है। बहुलतावाद होना चाहिए। तो अगर कोई बहुसंख्यकवाद पर आपत्ति करता है तो गलत नहीं करता है, अल्पसंख्यकवाद पर भी आपत्ति करता है तो गलत नहीं करता है। अब जिन लोगों को इस बात का उत्सव मनाना हो, लिखा है और बहुसंख्यक भी लिखा है, उत्सव मनाना हो, मुझे लगता है कि जब आप अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को खतरा मानते हैं और कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करते हैं, तो ये थोड़ा मतलब एक हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं। मेरे हाथ में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है सर, क्योंकि आपका मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप देखना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपको वही दिखेगा जो कांग्रेस पार्टी दिखाना चाहती है। ढोल पीटेंगे या आप मुसलमानों को पीटेंगे या आप ईसाइयों को पीटेंगे या आप दलितों को, आदिवासियों को पीटेंगे, आप अर्थव्यवस्था को पीटेंगे, आप सामाजिक सौहार्द को पीटेंगे। आपको देख के भारतवासी और आप हिंदुओं को पीटेंगे पीट रहे हैं कि किस बदकिस्मत घड़ी में उन्होंने आपको अपने माथे पर बैठा लिया। हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, जो नहीं लिखा है उसको लिखा हुआ बताना, इस सब चीजों से कृपा करके अब बात आइए। और अच्छा पंकज जी ये बताओ कि डिसमेंटलिंग हिंदुत्व कौन चला रहा था? बेरोजगारी मिटे, डिवाइडिंग साउथ कौन चला रहा था? नौजवानों को रोजगार मिले,
इस पर आइए सर, इलेक्शन खत्म हो गया केवल एक पंकज वाक्य, जी। इतना लंबा नहीं बोलना है, एक वाक्य कि पंकज हिंदू जी, वोट- चुनाव अर्नब, खत्म हो केवल गए। एक वाक्य। शहजाद और रत्नाकर जी को Only one स्क्रीन पे line लाया है। जाए। शहजाद जी, अर्नब, only रत्नाकर one जी और line। मृत्युंजय जी। एक लाइन, केवल एक लाइन। अर्नब, केवल एक लाइन, केवल एक लाइन। अर्नब, केवल एक लाइन, एक छोटी सी लाइन। पेज 45 इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि संवैधानिक मूल्यों को बहुसंख्यकवाद से खतरा है और किसी और चीज का जिक्र नहीं है। इस देश में सेकुलरिज्म है तो वो हिंदू की वजह से। अफगानिस्तान सेकुलर है क्या? ये ईरान सेकुलर है क्या? इराक सेकुलर है क्या? पाकिस्तान सेकुलर है क्या? ये गंभीर मुद्दा इंडिया सेकुलर है क्योंकि यहाँ हिंदू है, पर उस हिंदू समाज को गाली दी है इन लोगों ने। देख लीजिए, आनंद जी के बहुत ही विस्तृत तरीके से समझने की जरूरत है। कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि बहुसंख्यकवाद एक बहुत बड़ा खतरा है, यानी कि मगर अल्पसंख्यकवाद के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसका तात्पर्य यही है रत्नाकर त्रिपाठी जी कि आप हिंदुओं को खतरा समझते हैं। आप हिंदुओं को डेंगू, कोरोना, मलेरिया, मच्छर के साथ कंपेयर करना काफी नहीं हुआ। आप हिंदुओं को खतरा भी समझते हैं, हिंदुत्व के सोच को खतरा समझते हैं और बहुसंख्यकवाद को क्या ये एक मिनट मृत्युंजय जी, कोई बहुसंख्यक होना क्या पाप है? हिंदू कर रहे, बहुसंख्यक होना क्या पाप है? आप चिल्ला चुके तो जवाब दूं। बताइए आप मुझे। ताकत से हिंदुस्तान है और यहाँ सर्वधर्म, सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई हैं। हिंदू कमजोर नहीं है। ये सब बात मत कीजिए, ये आपस में मत नफरत अरे मृत्युंजय जी, इनका अवतार इसी बात करने के लिए हुआ है। ये यही बात करेंगे। बहुसंख्यकवाद खतरा बोला गया, जाति खतरा नहीं है, जातिवाद खतरा है। परिवार खतरा नहीं है, परिवार खतरा है। लेकिन परिवारवाद खतरा नहीं है, परिवारवाद खतरा नहीं कि देवेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, वेद प्रकाश गोयल, प्रेमचंद धूमल, अनुराग ठाकुर, सुषमा स्वराज, बांसुरी स्वराज, जसवंत सिंह, दुष्यंत सिंह। नहीं, अब ये अच्छी बात है भाई, आप उसको परिवार नहीं मानते, आप उसको परिवार नहीं मानते, तो अब वो आप क्या करते हैं ना डॉक्टर गोस्वामी, आप अपने हिसाब, बिकॉज यू आर एन एरुडाइट, विद्वान आदमी है, तो आप शब्दों से खेलते हैं। रत्नाकर जी, मैं विद्वान, मैं अपने आप को विद्वान नहीं कहता। गोस्वामी खतरा नहीं है, अब मैं अर्नब जी इसका जवाब देता हूं। खतरा है, अर्नब, मैं इसका जवाब देता हूं। अर्नब, मुझे जवाब देने नहीं, इन्होंने एक दो तीन व्यक्तिगत बातें कही, मैं एक जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आपको ही दे रहा हूं। देखिए, चीजों को थोड़ी सी गंभीरता और डिटेल में समझने की कोशिश करिए। अप्रैल के 2014 में सोनिया गांधी चुनाव के 1 या 2 हफ्ते पहले जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी को मिलने क्यों गई, पूछता है भारत। 27 मई 2017 को क्यों गई, पूछता है भारत। भोपाल में क्यों गई, पूछता है भारत। पूछता है भारत। नरेंद्र मोदी नौहा पढ़ रहे हैं। एक जवाब दीजिए, जवाब दे आज रत्नाकर त्रिपाठी, बहुत हो गया, एक तरफा नहीं चलेगा। आपको पूछता है भारत, पूछता है भारत। 1985 में रत्नाकर त्रिपाठी आपकी बोलती बंद हो गई। उन्हें आप मुझे बताइए 2013 में पूछता है भारत कि कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे, उनका नाम है शकील अहमद, इन्होंने तो कहा कि इंडियन मुजाहिदीन को बनना पड़ा। ये बेचारे, इन लोगों को मिलकर इंडियन मुजाहिदीन बनानी पड़ी। ऐसी बात क्यों कही रत्नाकर जी? पूछता है भारत। और राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को खारिज करते हुए 1985 में शाहबानो वर्डिक्ट को उसको नजरअंदाज क्यों किया, पूछता है भारत। और वही पार्टी आज कहती है बहुसंख्यकवाद भारत का सबसे बड़ा खतरा है भाई। अरे भाई बताइए, पूछता है भारत कि काले मग में नहीं पीछे। अरे आप बोलिए आज, अरे बोलिए, उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। अरे सर बोलने दीजिए महाराज, आप ही बोलते हैं। अरे आप ही नहीं बोलते, अरे समझ के बोलते हैं। अरे 25 साल के पत्रकारिता को लाकर बोलते हैं। अरे मन में जो है रखते नहीं है, खोट वाले लोग नहीं है,
संदेह वाले लोग नहीं हैं, हम भारतीय हैं, खुलकर बोलने जानते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बोलने देंगे? हाँ, जानते हैं, बोलते हैं। आप कुछ भी करें, पालघर के समय में पालघर के लिए वो बोला और बोलेंगे, भागे क्यों? आप भाग जाएंगे? बोलने देंगे? बोलने देंगे आप? सर अरे एक मिनट अनंत विजय जी प्लीज, अनंत विजय जी प्लीज, अनंत विजय जी, तो फिर आपने जो बात बोली मैं आपको बता रहा हूं फिर से। 27 मई 2017 माननीय, एक सेकंड, माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज, नहीं चलेगा, नौहा पढ़ रहा है भोपाली में, भोपाल में रो रो के आई फातिमा की सदा, हाय बेटा मेरा जब प्यासा हुआ। अरे आप बदल गए। और सुनिए, बता लाइन बदलने की कोशिश, इसको कहते हैं पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। जब उसी रत्नाकर त्रिपाठी का बीपी बढ़ गया, जवाब नहीं दे पाए, शाहबानों पे जवाब नहीं दी इन्होंने, मनमोहन सिंह की बात पे जवाब नहीं दी, इन्होंने बहुसंख्यकवाद पे जवाब नहीं दी, इन्होंने कमलनाथ के बात पे जवाब नहीं दी, इन्होंने आज शाही इमाम और सोनिया गांधी के मीटिंग के बारे में जवाब नहीं दी। अरे कितने दिनों पर प्रिंस के बारे में सोचिए माननीय प्रधानमंत्री जी, कैसे सऊदी अरब के प्रिंस से क्या बुरा है, क्या बुरा है, क्या बुरा है, नवाज शरीफ, क्या बुरा है नरेंद्र मोदी जी, क्या बुरा है? संपर्क बढ़ा रहे हैं हमारे विदेश में, संपर्क बढ़ा रहे हैं विदेश में हमारे। आपकी क्यों जलती है? गले लग जाते हैं। आपकी क्यों जलती है? आपकी क्यों जलती है भाई साहब? पाकिस्तान आप क्यों जल रहे हैं? कसीदे पढ़े जाते हैं, जलने की बू आ रही है, आज जल रहे हैं भाई साहब, जल रहे हैं। रत्नाकर भाई जो जिना की मजार पे जा करके उनकी तारीफें करते हैं, उनको भारत रत्न देते हैं, भारत। अरे छोड़िए, अरे पूछता है भारत। जिना की मजार पे जा करके जिन्होंने जिना को तारीफ करी, आज उनको भारत रत्न दिया है, उसके लिए प्लीज एक वाक्य के लिए आइए, क्या तरीका? इसीलिए दिया गया है क्या? बताए, आतंकवादियों को टिकट क्यों दिया गया? अरे भारत ISI के लिए जासूसी करते हुए भारतीय जनता पूछ चुका है जाते हैं, पूछता है भारत, चले गए कहां चले गए भारतीय जनता? अरे ममता बनर्जी ने, अरे वापस बोल रहा हूं, ममता बनर्जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ममता बनर्जी जब 30 मार्च को रामनवमी के ठीक पहले एक बंगाल में एक रैली में गई और कहा कि देखिए, पाठ करती है वो, ये लोग भारतीय कहा कि दंगे होंगे, पाठ करने वाली महिला के ऊपर, एक ब्राह्मण महिला के ऊपर ये लोग सवाल खड़े करते हैं। अच्छा, शहजाद पूनावाला बोल रहे हैं डिबेट पर, हो जाए सवाल खड़े करें। अरे चलिए राहुल, शहजाद पूनावाला डिबेट पर है, शहजाद उसके बाद आइए आप। देखता है भारत की आज किस तरह से फंसने के बाद डॉक्टर गोस्वामी ने चिल्ला के उन लोगों को दबाया जो उनके बाएं हाथ बैठे हैं। 15 सेकंड देखता है भारत, 15 सेकंड ले सकता हूं, वरना आपकी अनुमति हो तो आपके लिए। हाँ जी, अनुमति हो तो 15 सेकंड। हाँ जी शहजाद जी बोलिए। आपकी अनुमति हो तो 15 सेकंड, मात्र 15 सेकंड। हाँ जी बोलिए, मात्र 15 सेकंड बोलिए। अभी एक तर्क दिया गया कि बहुसंख्यकवाद खराब है, बहुसंख्यक को खराब नहीं बोला, मतलब माँ खराब नहीं है, मातृत्व खराब है, राष्ट्र खराब नहीं है, राष्ट्रवाद खराब है। ये क्या कुतर्क है? अगर ये वाद लगाने से खराब हो जाता है तो अल्पसंख्यकवाद का भी लिख देते। अल्पसंख्यकवाद नहीं है मैनिफेस्टो में कांग्रेस के, केवल बहुसंख्यकों को टारगेट किया है। और मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, अगर इस देश का हिंदू बहुसंख्यक नहीं होता तो ये देश सेकुलर नहीं होता। वो सिर्फ एक ही मानसिकता के और एक ही जाति के ज्यादातर लोग हैं। ओबीसी खाली मात्र 3% है। असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो वैकेंसीज खाली है, मान्य 3.5% के आसपास ओबीसी जो है वो लेक्चरर। देखिए मैं मुझे लगता है के अंदर अगर समाज का जिस तरीके से आरक्षण खाया गया वो सवाल सामने है। देखिए दो बातें आप देते नहीं बनेगा आपको। दो बातें उत्तर प्रदेश में 30 जो है दो बातें के वाइस चांसलर कौन है? एक ही विचारधारा के, एक ही मानसिकता के और बहुसंख्यकवाद, ये डेफिनेशन है। ओबीसी एसटी एससी का जो आरक्षण खा रहे हैं उनके लिए मैं इसीलिए जाति जिहादी होने का आरोप लगाता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं असली जाति जिहादी।
जवाद साहब, अल्पसंख्यकवाद की डेफिनेशन बताइए। अल्पसंख्यकवाद की भी डेफिनेशन आप सुन लीजिए। अल्पसंख्यकवाद की डेफिनेशन ये है कि आप देखिए, एक अल्पसंख्यक समाज से निकला हुआ व्यक्ति, शाहबानू का केस पलट देना, ये अल्पसंख्यकवाद की डेफिनेशन है। शायरा बानू का केस 3 तलाक का आता है, उसको न मानना, ये अल्पसंख्यकवाद की डेफिनेशन है। मुझे प्रोड्यूसर ने कहा, हमारे प्रोड्यूसर ने कहा, सारा का हमारे प्रोड्यूसर ने कहा कि टाइम अप हो चुका है, हमें कमर्शियल ब्रेक लेने की जरूरत है। हम कोई आपकी कांग्रेस पार्टी की तरह अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर या फिर राफेल करके ये सब करके पैसे नहीं बनाते। आप सुनिए मेरी बात, 3 चीजें कहूंगा, हटा देते हैं वो फोर्स करके। अच्छा देखिए, अरे यार मैंने ऐसे ही कहा। अब मैं 3 बातें कहूंगा अंत में। पहली बात, सनातन को कोई तोड़ नहीं पाया इस चुनाव में। सनातन को कोई तोड़ नहीं पाया इस चुनाव में। हिंदू वोट एकत्रीकरण हो चुका है और राष्ट्रवाद की सुनामी आने वाली है। आपसे फिर मिलूंगा दोस्तों, एक बार फिर पूछता है भारत में। नमस्कार।